बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहरहाल ये कहने में अब कोई आर नहीं है कि कल एक मरतबा फिर सिंध पुलिस, तो मैं कह ही सकती हूँ मेरा ख्याल है, और साथ साथ ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। मीर रजा केस जो कि एक हाई प्रोफाइल केस था, इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू उस वक्त हुआ जब जाहिर है कि पूरी तरह से मेडिकल बोर्ड ने कब्र कुशाई के बाद अहम इंकशाफात कह लीजिए या अहम रिपोर्ट के जो अहम नुकात सामने आए हैं, उसने सारे ही लोगों को मेरा ख्याल है एक्सपोज किया है। न सिर्फ ये कि उस वक्त की मेडिकल टीम जिसने मेडिकल पूरी रिपोर्ट उस वक्त मुरतब करके दी, वो क्यों करके दी गई, फिर साथ साथ जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी उसका रुख किसने बदला। यानी आज फिरोजाबाद थाने के अंदर, आज से मुराद कल रात फिरोजाबाद थाने के अंदर जो एफआईआर नंबर 795 था 2026, उसके अंदर कल रात को दफा 302 शामिल की गई है। इससे पहले कत्ल की एफआईआर के अंदर कत्ल का कोई तस्करा ही नहीं था। मैंने ज़ाहिर जब कल भी प्रोग्राम किया था और उससे पहले भी जब जहां जहां मुझसे इस मौजू पर बात की जा रही है, मैंने कहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे चीज़ों के ऊपर सिस्टम के कोलैप्स होने की बातें हो रही हैं, लेकिन कम से कम कहीं से आगाज कीजिए। ये पुलिस डिपार्टमेंट में आज भी हम ये सवाल उठाते हैं कि वो कौन लोग थे जो इन्वेस्टिगेशन का रुख तब्दील कर रहे थे, और आज भी रजा के वालिदैन ये सवाल उठा रहे हैं कि आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इतना बता दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सब कर रहे थे तो इसका मकसद है कि आपने इस पूरे केस को न सिर्फ ये कि सबोताज करने की कोशिश की, बल्कि ज़ाहिर है अपने इन्फ्लुएंस को भी इस्तेमाल किया। मीर रजा के वालिदैन के लिए गुज़िश्ता दिन का सूरज एक बेहतर उम्मीद के तौर पर सामने आया है, लेकिन ये उम्मीद कितनी देर कायम रहती है, क्योंकि जाहिर है तफ्तीशी टीम तब्दील कर दी गई है। मैं तो बार बार कह रही हूं कि आईओ से लेकर एआईजी, सीसीपीओ, तमाम लोगों को क्वेश्चन करें, उनसे पूछें। कायमा कमेटी, अभी आप हेडलाइन सुन रहे थे जीटीवी की, कायमा कमेटी की जो चेयरपर्सन है फरियाल तालपर साहिबा, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा है कि पूरी जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, और उसमें फिर यह भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने किस तरह से अपने पीआरओज के जरिए मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर स्पेक्यूलेशंस की और इस तरह की खबरें फैलाई कि एक नाहक कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की पूरी कोशिश की गई है। तबसरे तज्जिए होते रहे। मैं बार बार यहां से बैठकर कहती रही कि जरा मामला सामने तो आने दें। कैसे आप क्लेम कर रहे हैं कि एक लड़के ने खुदकुशी कर ली और इतनी बुरी हालत में? मैं ताहाल अपने पहले दिन के सवाल पर कायम हूं कि क्या ये प्राइम क्राइम सीन है या नहीं है, वो गेस्ट हाउस किसका है, वहां पे कौन लोग रहते हैं। जब रजा के वालिद बार बार मीर हुसैन साहब कह रहे हैं कि भाई जब मैं वहां गया तो वो लोग देख के मुझे भाग गए, मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ चीजें सामने आई, लेकिन बहरहाल शाबाश पुलिस के जिसने अभी तक सारी चीजों को खराबी करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, लेकिन मीर हुसैन वालिद मीर रजा मेरे साथ मौजूद हैं एक मरतबा फिर से बेहद एंड अगेन मैं आपको वाक़तन पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के तमाम तर लोगों और जीटीवी के प्लेटफॉर्म से, जीटीवी की इंतज़ामिया की जानिब से ये सलाम ज़रूर पेश करती हूँ कि आपका ख़ानदान खड़ा रहा, डटा रहा, इसरार करता रहा। आपने अपने बच्चे के हक़ के लिए, बड़ी तकलीफ दे होता है जब आप कब्र कुशाई का मामला करते हैं, आपने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। सलाम है आपको और आपके पूरे अहले खाना को। मीर साहब ये फरमा दीजिएगा कि अब जब चीज़ें बहुत हद तक मेरा ख्याल है कि अब तो सबके सामने है ना, अब कोई कितना ही क्या ही छुपाएगा। अब मुझे ये फरमाइएगा, मैं कुछ ऐसा सवाल करूंगी जो शायद मैं चाहती हूं कि आप जवाब दें। वो कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले आपको आकर ये कहा कि भाई ये खुदकुशी है? वो कौन से पुलिस के ऑफिसर्स थे? आपके घर पर आकर ये बात कही गई? आपको बुलाकर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात कही गई? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ से तमाम मीडिया लोगों का आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग ने हमें हमारे साथ खड़े हुए। हमारा जो पॉइंट था कि इसको मर्डर किया गया है, आप उसको 10 दिन तक उसको लेके हमें चलते रहे। हम वालिदैन हैं, हम अपने बच्चे को जानते हैं, उसको 26 साल हमने बड़ा किया, उसको तालीम दी, अच्छी तालीम दी। एक बच्चा स्ट्रगल करके एक कार्ड से 4 ब्रांचेस पे गया, मेहनत की, उसकी स्पीचेस सुने आप, उसकी मीडिया बयाना सुने आप, उसके मॉर्निंग शोज देखे आप उस बच्चे की कहीं नेगेटिविटी मुझे बताएं कि उसमें कोई नेगेटिविटी थी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि पुलिस
ने हमारे साथ कोई इन्वेस्टिगेशन की चीजें शेयर नहीं की, अच्छा। ना ही कोई हमें इस चीज के हवाले से बताया पुलिस ने। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह से आपके ही लफ्ज बोलूंगा, जो आपने कहा शाबाश, शाबाश पुलिस वाले, वो शाबाश है उन लोगों को, उन पुलिस वालों को। देखिए पुलिस बोलते हैं तो हम सारे पुलिस वाले नहीं, वो पुलिस वाले जो जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ठीक है जी, सारे पुलिस वाले करप्ट नहीं है, सारे पुलिस वाले किसी के इन्फ्लुएंस में गलत फैसले नहीं करते, गलत इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो किसी के सियासी हो या किसी के ताकतवर लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है जी, जो जो जिन लोगों ने रजा के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की है, उन लोगों ने हमारे साथ कोई चीज ना शेयर करने की कोशिश की, अच्छा। सिर्फ ये हमें कोशिश की कि हम एक्सेप्ट करें कि ये एक सुसाइड है, ये एक्सेप्ट करें कि सॉरी, निजी चैनलों के थ्रू कुछ निजी चैनल्स हैं, एक दो हैं, ज्यादा नहीं, जो उनके मेरे ख्याल में मातहत करते होंगे, उनके थ्रू रजा की गलत चीजें चलाई, हमें फैमिली के हवाले से कुछ चीजें जी इंटरफेयर करने जी लगे, जी, जिसका जिसका कोई मकसद नहीं है, दुरुस्त बात। जिसका मर्डर, जिनका मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पूछे उनसे कि ये वीडियो और ये हम तो नहीं कर रहे, अरे भाई आप लीक करवा रहे हो ना, आप कर रहे हो, आप उनको बोल रहे हो, वो कैसे बोल रहे हैं मर्डर का, वो कैसे सॉरी वो कैसे सुसाइड का कह रहे हैं, ठीक वो बात है। कैसे कह रहे हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन के बलबूते पे कह रहे हैं। आपको आईजी साहब से सवाल करना चाहिए कि उन्होंने लास्ट डे जिस दिन हम कोर्ट गए उस दिन उन्होंने एक बयान दिया कि भाई हमने बहुत, मेरे लड़कों ने मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, और वो हम पहुंच गए हैं, 48 घंटे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मगर मगर जो पोस्टमार्टम है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें वाजे नहीं हो रहे। तो आपने किस बेस पे इन्वेस्टिगेशन की, आपके लड़कों ने किस चीज पे मेहनत की, आपके लड़कों ने सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे हमारे नैरेटिव को, हमारी फैमिली को डिग्रेड करने के लिए आपने वो चलाए, आपके लड़कों ने उस पर मेहनत की। मैं बोल रहा हूँ आप मुझसे ले लें, 50 साल की कॉज ले लें, हमारी मेरी मेरे बेटे की 26 साल की कॉज ले लें, आप प्लीज उनको चलाएं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम इसके टॉर्चर में नहीं आएंगे, हमें आपने हमारे बिल्कुल दुरुस्त बेटे कहा के मीर साहब, कातिल चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन जिन लोगों ने इस पूरी चीजों को खराब करने की कोशिश की है वो तो जवाबदेही करेंगे, जी, और उनके पीआरओस को भी जवाबदेही देनी चाहिए कि क्यों इस तरह की स्पेकुलेशन करदा खबरें जो है वो फैलाई गई, आपकी फैमिली को ज़ाहिर मलाइन करने की कोशिश की गई। आपके जाती नौयत के मामला है उसको तो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती। मीर साहब मुझे ये फरमाइएगा, बहुत तकलीफ से पूछ रही हूँ, जिस रोज रजा की वहां से लाश आपको पता चली कि वहां मिली, उसके बिल्कुल सामने आप बता रहे हैं और बाकी हमारे लोगों ने भी ज़ाहिर है उसको बताया किसी हद तक कि वहां कोई गेस्ट हाउस है, क्या आप तस्वीर लेकर, मीर रजा की कौन सी तस्वीर लेकर आप वहां गए थे जो देखकर लोग आपको भाग गए, और आपने पहले में क्या कहा था कि वो गेस्ट हाउस के लोगों को उनसे भी पूछगछ की जाए? तो क्लियर कर दिया था पुलिस वालों ने। अच्छा। हमें, हमारे जो थाना है ना फरोजाबाद में, उन्होंने बोला गेस्ट हाउस क्लियर है जी। ठीक अच्छा। है, दूसरी चीज हम लाश गेस्ट हाउस के पास नहीं मिली, आगे। लाश कहीं और नर्सरी पे। ठीक है। रजा की जो लोकेशन मिली हाँ। वो गेस्ट हाउस के सामने की है। ठीक है। ठीक है जी, जहां उस एहसानुल्लाह ऑल्टो वाले ने उतारा। जी जी। ठीक है, जिसको उसने बोला था कि मेरे को जल्दी पहुंचाओ, मेरी मीटिंग है। ठीक है, उसने कहा कि भाई मैं कितनी तेज गाड़ी चलाऊं, ये छोटी सी गाड़ी है। तो मगर फिर भी वो, मतलब ये जो उनकी आपस की कन्वर्सेशन है, क्योंकि मेरे बेटे से वो आखिरी दफा वो मिला था, तो मैंने उससे इंसिस्ट करके पूछा कि आप हमें तो बताओ यार, आप आखिरी दफा मिले हो कि कोई चीज आपने उसमें ऐसी देखी? तो उसने बोला नहीं यार, वो तो बड़ा अच्छा लड़का, गाने लगाए उसने। वो कौन बंदा? पुलिस ने क्यों इन्वेस्टिगेशन को, मेरा सवाल ये है इन पुलिस वालों से जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कि आपने 10 दिन कौन सी इन्वेस्टिगेशन की, आपने क्यों हमारे 10 दिन जाया किए, आपने क्यों इसका नैरेटिव सुसाइड पे करने की कोशिश की, आपको मालूम रखते हुए आप लोगों ने क्यों छुपाने की कोशिश की? देखिए, जब हम उस गेस्ट हाउस में पहुंचे तो जो तलाशी गुमशुदा की तस्वीर मिलाप
जहां पर आप 15 को कॉल किया हमने जी सर। 28 तारीख को, ठीक है, तो उन्होंने हमें एक हमसे तस्वीर मांगी और उन्होंने एक तलाशी गुमशुदगी की हमें एक पिक्चर दे दी, ठीक है जी। हाँ। उसी दिन शाम में 4 बजे 28 तारीख वाले दिन 4 या 4:30 का टाइम होगा जी, हमने बच्चे की मिसिंग की FIR कटा दी, लॉन्च कर दी फिरोजाबाद में जी। तो वायरलेस चला होगा मैम, बिल्कुल दुरुस्त, ठीक है, वायरलेस चला। हम ढूंढते रहे, आधी रात में हमें ख्याल आया कि यार ये गाड़ी जो कैमरे में आ रही है ऑल्टो, ये क्यों ना हम किसी येंगो या इस पे पता करें। तो जब हमने सोचा तो हमें याद आया कि रजा तो बाइकिया इस्तेमाल करता था, हाँ। तो बाइकिया वालों से चीजें भिजवा, हाँ। तो हमने उधर फोन 29 तारीख को सुबह फोन किया है, अच्छा जी, और उनसे रिक्वेस्ट की। हर कंपनी देखे किसी को भी डिटेल नहीं दे देती, दुरुस्त बात है। हमने उनको बताया देखिए फिरोजाबाद में FIR कटाई हुई है, हमारा बच्चा घुमा हुआ है, हम 12 घंटे से 24 घंटे हो गए उसको ढूंढ रहे हैं, बराए मेहरबानी अगर आपके पास कोई इसकी राइट की हवाले से कोई तफसीलात है इस नंबर पे। तो उन्होंने हमसे रजा का नंबर पूछा, हमने रजा का नंबर दिया, तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल इसकी 4:02 या 4:01 3 ऐसा कोई टाइम है जी, टाइम में ऊपर नीचे हो जाए जी तो जी मुझे जी माफ जी कीजिएगा। नो वरीज राजा, आप बात करें मीर साहब, नो वरीज दैट, आप बात तो करें। उन्होंने जो है हमें लोकेशन दी, तो वो बंदे का नंबर दिया एहसानुल्लाह। मैंने उसको पहली बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया, दूसरी बार में उसने सोते हुए में से फोन उठाया जी, सो रहा था वो लड़का। उसको मैंने बताया तो वो बड़ा परेशान हो गया, बोला नहीं आप सब्र करें, मैं अभी बाइकिया कंपनी से आपको उसकी डिटेल लेके देता हूँ, राइड की लोकेशन लेके देता जी हूँ। जी जी। उसने 15 मिनट लगाए होंगे, तो उसने 15 मिनट में बाइकिया वालों से लोकेशन लेके मुझे शेयर की व्हाट्सएप पे। ऑलराइट जी, हम यहाँ से एज अ फैमिली हम दौड़े, जो लोकेशन पे हम दौड़े वो लोकेशन बिल्कुल गेस्ट हाउस के सामने थी। अच्छा। ये अल्लाह पाक ने हमें पहुंचाया जी, अल्लाह पाक ने हमारा बच्चा जो है ना नाजायज मार रहे हैं उसको, अल्लाह पाक ने हमें मदद की है। हम पहुंचे उस जगह पे, तो उसकी जगह उसका जो किचन था उससे कोई 100 150 200 मीटर के आगे था, ठीक है, जो किचन था रजा का। हम वहां पर से पूछते पूछते हम किचन पे चले गए। जब किचन पे गए हैं तो किचन पे मैंने पता किया तो वहां तो रजा को सब जानते हैं। मैंने बोला यार रजा मिसप्लेस है यार, रजा का बताओ। बोला अंकल ये तो रात में 2:30 बजे बंद हो गया था, आप बोल रहे हैं कि 4:30 बजे से मिसिंग है। मैंने बोला यार कहीं रात में आया था? उन्होंने बोला नहीं आया था। मैंने बोला कल आया था? बोला हाँ कल परसों, हर 1-2 दिन के बाद उसका जाना होता है उधर, उसका किचन है वो, जाहिर है। वहां एक गार्ड मौजूद था, उसने बोला क्लाउड किचन के जो हैं गेस्ट हाउस हैं वो सामने भी एक इलीगल गेस्ट हाउस उसने नाम लिया, ठीक है जी, ही सेड इलीगल गेस्ट हाउस। ओके। उसने बोला एक ये सामने गेस्ट हाउस है, एक ये इधर ऊपर गेस्ट हाउस है। तो उसने जो सामने बताया वो तो हम रजा के लोकेशन के बाद हम दोबारा एज अ फैमिली हम तेजी में जो है ना गाड़ी में बैठे और उधर वापस गए। हमने बोला यार रजा की लैंडिंग तो इधर आ रही है, इधर गेस्ट हाउस में पता करते हैं। देखिए हम अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकले ना, हम अब गेस्ट हाउस पे हमें गाड़ी लगाई है, वो भी कैमरे में आ रही होगी, मैंने वो लड़के भी नजर आ रहे होंगे उस कैमरे में। मैंने उसको पहला बच्चा दिखा, मैंने उसको बोला बेटा ये देखो मेरा बच्चा कल से मिसिंग है, ये तस्वीर देखो, तलाशी गुमशुदगी की तस्वीर थी जो मिलाप ने हमें भेजी थी 15 वालों के थ्रू जी, ठीक है। 15 पे कंप्लेंट करने के बाद मिलाप का नंबर मिला था, उन्होंने उस बच्चे की गुमशुदगी की बना के हमें भेजी थी जी सर, ठीक है। वो देखते ही पहले उसमें भाग गया, ओके मैम। उसके बाद दूसरे 2 लड़के आए, वो भी देख के भाग गए। मैम मतलब आप बताएं कि वो क्यों भाग रहे हैं? और मीर साहब आप कुछ अंदाजा लगा पाए थे किस उम्र के थे वो लड़के जो तस्वीर देख के भाग रहे थे? किस उम्र के बच्चे थे वो या लड़के थे? मैम वो होंगे मेरी नजर में 20 साल से लेके कोई 25-26 साल के दरमियान। अच्छा, एक और तकलीफदेह सवाल करने की मुझे इजाजत दीजिएगा। जब आपने मीर की तलाश का ये सारा अमल मुकम्मल किया तो जाहिर उस बच्चे के वो आपको माजरत के साथ में लफ्ज इस्तेमाल करें, लाश उसकी आपको मिली सड़क पर। जिस जगह आपने वहां से वो बच्चा देखा वहां पे कोई खून किसी तरह की कोई चीजें आपको नजर आ रही थी या सिर्फ बॉडी पड़ी हुई थी? और फिर ज़ाहिर मोबाइल फोन्स और पता नहीं क्या क्या चीजें लोग बता रहे हैं, लेकिन क्या बॉडी वहां पे वैसे ही पड़ी हुई थी? नो मैम,
तो मैं मेरी बात सुनिएगा, मैं वही उसको जा रहा था, तो वो भाग गए, ठीक है जी? वो हाँ। भाग गए, उधर शोर-शराबा होने लगा, उन्होंने मोबाइल को फ़ोन कर दिया, वहाँ मैं उनको पकड़ के लेकर आया, पीछे से वो भाग गए, ठीक है अच्छा। जी? मैं उनको लेकर आया तो इन्होंने मोबाइल को फ़ोन कर दिया था जौहर थाने को। जौहर थाने वाले आ गए जी, "ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो?" तो हमने बोला हमारा बच्चा मिसिंग है। रज़ा की वालिदा ने उनको तस्वीर दिखाई, तो उन्होंने यूँ तस्वीर देखी है, बोला हमें एक बॉडी मिली है, हमने उसको जो है ना नामालूम में भेज दिया है। अच्छा, हमने बोला जल्दी-जल्दी दिखाओ। रज़ा की वालिदा ने उनको बोला दिखाएँ आप, तो उन्होंने अंदर गाड़ी में एक बंदे को आवाज़ लगाई, बोला यार वो जो बिल्कुल कैजुअली। मुझे बड़ी हैरत है, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जो हम एक वो देख रहे हैं कि एक औलाद का अपनी पता कर रहे हैं, सही तो बात। उनको ज़रा सीरियस हो जाना चाहिए ना, वो जो वर्दी पहने हुए हैं उसकी तो लाज रखें, उसकी तो लाज रखें, ठीक है? वो उसने बोला अबे दिखा यार वो जो तेरे को रात में तस्वीर मिली है, वो जो हमने सुबह बंदे को उठाया है, वो बता लाश को। बहुत कैजुअली, वेरी कैजुअल। उन्होंने जब तस्वीर दिखाई हमें, हम अपने बच्चे के बालों से, हम उसके नेल से, हमारे अपने बच्चे के पाँव के बेसिकली उसके हेयर से पाँव के जो बाल हैं, उसके पाँव से हम उसको उससे पहचाना हमने, उसके कपड़ों से उसको पहचाना हमने। सही बात। अच्छा ये जो कपड़े उसने पहने हुए थे, वो डिस्क्रिप्शन हमने फिरोज़ाबाद थाने में लिखवाया था, उन्होंने अच्छा। वायरलेस चलाया था ना मैम, जी सर। तो क्यों नहीं जौहर थाने ने जब बॉडी मिली वायरलेस चलाया? सबसे पहली मिस्टेक। ठीक है जी। जी। वो किसकी सरपरस्ती में उन्होंने उस बॉडी को फटाफट उसको अ, भेजा। हुँ, हमने वहाँ टाइम ज़ाया नहीं किया। हुँ। हमने बोला कब भेजा है? उन्होंने बोला अभी 15-20 मिनट हुए। हाँ। हम वहाँ से भागे। मैंने एसएचओ साहब को फिरोज़ाबाद को उसी टाइम पे कॉल किया। मैंने बोला सर मेरे बच्चे की वे इन्होंने बॉडी दिखाई है। हम जिन्ना अस्पताल जा रहे हैं तो फिरोज़ाबाद एसएचओ ने बोला मैं भी पहुँच रहा हूँ। हम जिन्ना अस्पताल आ गए जी। हम अपने बच्चे को देख के हम उस ट्रॉमा में चले गए कि उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया हुआ था, नज़र आ रहा था उसके ऊपर। तो पुलिस को वो नज़र नहीं आ रहा था तशद्दुद उस वक़्त। उनको वो चीज़ नहीं देख रहे थे कि जवान बच्चे की लाश अच्छे कपड़े पहने हुए, कोई कोई राह चलता हुआ बच्चा नहीं नज़र आ रहा था वो। अच्छे कपड़े पहने हुए थे, अच्छा शॉर्ट्स पहने हुए थे, अच्छा शर्ट पहना हुआ था। इन्होंने उसको अगर जिन्ना अस्पताल आ गए जी, जिन्ना अस्पताल में मेरे बच्चे को हम ऐसे ट्रॉमा में हो गए कि उन्होंने उसको फौरन पोस्टमार्टम में भेजा। पोस्टमार्टम के लिए चला गया, उधर पता लगा कि जौहर थाने के आए हैं और उन्होंने बोला इसका गन शॉट का पोस्टमार्टम बना दो, रिपोर्ट बना दो जी। हम बच्चे को गुसल देने के लिए शाम में गए तो बच्चे को गुसल देते हुए पता लग रहा था कि उसकी यहाँ पर चोटें लगी हुई, जैसे गला दबाया हुआ। यही चीज़ें हम पुलिस वालों को बता रहे हैं कि देखो यार उसका गला दबाया हुआ था, उसकी आँखें बाहर थी, उसका मुँह ऐसा हो रहा था। हम अपने बच्चे को जानते हैं 26 साल हमने उसको बड़ा किया है, मगर पुलिस हमसे सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है जी? वहाँ पर हमने उसकी तफ़कीन की है सोसाइटी कब्रिस्तान में रात में, उसी रात में। 30th की सुबह हम उधर पहुँचे उस लोकेशन पे जहाँ रज़ा मिला था। हमें रात भर नींद नहीं आई क्योंकि हमारा बच्चा जिस तरह उधर मिला, वो हमें कबूल नहीं हो पा रहा था। ठीक है जी? उधर गए तो उधर कोई क्राइम सीन नहीं था जी। अच्छा। उधर की हमने एक वीडियो चलाई है, जो कि वो लोग मिले जो नर्सरी के लोग थे, जी सर। उन्होंने हमें देखकर वो समझ गए कि ये हम उस लड़के की फैमिली है, हुँ। इमीडिएट फैमिली। उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन? तो हमने बताया यार हमारा बच्चा इधर मिला है कल, आपको मिला है? तो उसने बोला नहीं मेरा भाई है दूसरा उसको मिला है। मैंने बोला बुला दो उसको, तो मैं वो जाने लगा तो मैंने उस बच्चे को रोक लिया। मैंने बोला बात सुनो, बुलाने से पहले इधर आओ। हमने उसकी वीडियो बनाई है। मैंने बोला कल जो बॉडी मिली थी यार वो क्या था? तो उसने बोला भाई उसके ऊपर वो रोना शुरू हो गया। उसने बोला बहुत तशद्दुद उस पे किया हुआ था। तो रोते-रोते उसने भाई को बुला लिया, वो सो रहा था अंदर, उसको उठा लिया। वो बाहर आ गया, एक बुजुर्ग बाहर आ गया और वो बुजुर्ग जिस तरह रो रहा है उस वीडियो में देखे कि बोल रहा है शुक्र है आपको मिल गया वरना ये बच्चा आपको सारी जिंदगी नहीं मिलता। उसको इतना बुरा मारा हुआ था, इतना बुरा मारा हुआ था। हमने पुलिस को बुलाने से पहले इसकी तस्वीर और वीडियो बनाई है। मैंने बोला वो दे दो हमें, उसने वो हमें दे दी। अच्छा। ठीक है जी? ये 30th मॉर्निंग की बात कर रहे हैं हम। ऑलराइट। ओके? अब हम उस बेस के ऊपर, उस तस्वीरों पे, उस वीडियो पे
हमने भी बाहर भिजवाई, मेरी बहन रहती है उधर, चेक करवाया उधर सही भी, तो बात सब बता रहे थे कि उसको तशद्दुद करके मारा गया है। बिल्कुल ठीक है मीर बैक साहब। ऑफ नहीं होना, चेक ऑफ नहीं होना। पता है मैं यकीन करें, मैं आपको बार बार ये सवाल करके ना मेरे खुद भी जज्बात अजीब हो जाते हैं, लेकिन मुझे मजबूरन करना एक पड़ बात रहे आपसे थे। कहनी थी, लेकिन एक बस बात मुझे आपकी आखिरी रिक्वेस्ट बात थी, का एक जवाब दीजिएगा जी। एक रिक्वेस्ट थी आपसे, प्लीज शहीद मीर रजा बोलें, ओके प्लीज। ओके शहीद मीर रजा बिल्कुल सही है। मीर साहब बिल्कुल दुरुस्त है। ये मुझे बताइएगा मीर साहब कि अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम तब्दील हुई है, ज़ाहिर है मेडिकल रिपोर्ट का बाकी खुलासा भी आ ही जाएगा, फ्रॉन्जिक की भी तमाम तफसीलात आ जाएंगी। क्या आप इस टीम से मुतमईन हैं और आप समझते हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन इन अ राइट डायरेक्शन आप कर रहे हैं कि हो सकती है और होगी इंशाल्लाह? मैम 3 से 4 दिन में जो है ना, इस टीम का भी पता लग जाएगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हर कोई खराब नहीं है सही पूरे बात में, है। अच्छे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। अब ये टीम इस पे वर्किंग करेगी, इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में ये आपके सामने और हमारे सामने आ जाएगा कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो पहले वाली टीम तो ऐसी थी कि उन्होंने हमसे कोई चीज शेयर नहीं कर रही थी, वो निजी चैनल को शेयर कर रही थी। ठीक है जी। और ये उस टीम निजी चैनल से हमारे भी साथ मेरा ख्याल है, शेयर, आई डोंट नो, बट मीर हुसैन आपके अहले खाना को एक मरतबा फिर हमारी तरफ से बहुत ताज़ियत, सलाम खास शहीद रजा की। इंशाल्लाह ये दो, जिस तरह से उस बच्चे का कत्ल किया गया है, इसके शवाहिद और जिस तरह से कड़ियां मिल रही हैं, तो मुझे लगता यह है कि अब इंसाफ बहुत दूर रह नहीं गया। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत जुल्म करते हैं आप लोग, किसी के बच्चों को मारते हैं, फिर जब आपसे कहा जाए कि इसकी तफ्तीश करें, चीज़ों को सच पर मबनी बताएं, तो आप अपने कुछ लोगों के थ्रू, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही, किसी चैनल से मेरी कोई उनके साथ ना दुश्मनी है, आप चलाएं, सारों की ऑडियो कॉल चला दो या नहीं चलाओ, लेकिन ये जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर खबरें बनकर सर्कुलेट होती हैं और वही एक खबर सब तक मौसूल होती है, इतना तो गवारा करें कि मीर हुसैन के वालिद को मैंने पहली मरतबा टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आई, बड़ी मुश्किल से लाई थी उस दिन में, लेकिन कम से कम उनके लोगों से तो पूछ लें कि उनकी क्या से है। अगर इतना भी आप दिखा देना तो आपकी सहाफत और हमारी सहाफत शायद रह जाए। ब्रेक ले लें। प्रोग्राम के इस हिस्से में ज़रा हम गुफ्तगू करते हैं उस अजीम मुआहदे की जिस पर जाहिर है बड़ी गुफ्तगू हो रही है। दुनिया की नज़रें एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं। मैं बात करने जा रही हूँ उस मक्का मुआहदे की जिसमें 3 अहम ममालिक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब शामिल है। अब ज़ाहिर इस मुआहदे के बाद, जो कि एक मक्का मुश्तरका मुआहदा है, दिफाई है, इसके बाद सवालात भी हैं। क्या खित्ते की सूरत हाल पर जो तशवीश है वो बरकरार रहेगी या कुछ नए मामलात हमें देखने को मिलेंगे? क्योंकि ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको एक मुआहदा तो करार दिया है, लेकिन वो यहाँ तक कह गए हैं कि कागजी मुआहदा और इसके ज़रा इसको किस हद तक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखा जाए ये भी ज़रूरी है। और फिर लोकल पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस मुआहदे के अंदर मैंने सुना है वज़रा, दीगर वज़रा को भी जो ज़ाहिर हुकूमत में है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान को भी इसका हिस्सा बनाया जा सकता है। खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही है, लेकिन क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, जरा इस पर तबसरा और तज्जिया लेते हैं। खित्ते की सूरत हाल पर, सिफारतकारी के नए किरदार पर मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है। मैडम बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हम आपसे सुनते रहे हैं और आप लोगों से सीखते रहे हैं कि सिफारतकारी बहरहाल एक बड़ा जिसे कहते हैं कि एक एक्सरसाइज के साथ साथ एक पूरा अमल होता है जिससे गुजरना पड़ता है। बहरहाल पाकिस्तान ने खित्ते में मौजूदा सूरत हाल पर जिस तरह से सिफारतकारी का अलम बुलंद किया, उसकी दुनिया मोतरफ हुई है। लेकिन ये मक्का मुआहदा जो है, ये 3 ममालिक के माबैन है, यानी ममालिक है, ट्रायंगल आप समझ लें हैं। तो इसमें आप क्या समझती हैं कि जो लोग इस खित्ते में मौजूद हैं, जैसे कि ईरान, ज़ाहिर वो भी एक इस्लामी मुल्क है और उसकी भी एक अपनी एंटिटी है, मौजूद है, क्या आप समझती हैं कि उस जैसे मुल्क के अगर ग्रीवेंसेस हैं इस मुआहदे के ऊपर, जो कि अभी हमें किसी हद तक नजर आ भी रहे हैं, और वो किस हद तक जिसे कहना चाहिए उसके ऊपर बात करनी चाहिए और इस मुआहदे की खित्ते पे क्या असर पड़ेंगे? तो सबसे पहले हम ग्रीवेंसेस की बात कर लेते हैं। एक ही मेंबर पार्लियामेंट है जिन्होंने इस पे तबसरा किया है और सुना है कि इसे कागजी मुआहदा करार दिया है और इसके रोल को क्वेश्चन किया है। तो हर मुल्क के अंदर देखें, एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन होती है, चाहे हम कितना भी किसी स्टेट के बारे में वेस्टर्न मीडिया जो भी क्वेश्चन करता रहे, लेकिन बहरहाल उनका एक
निज़ाम है, 3 टियर उनकी सिस्टम है जिसके अंदर रिलीजियस भी हैं, दूसरे वो सब शामिल हैं। तो हर बंदा जो है वो बात कर सकता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो बयान होगा जो इस वक़्त सिटिंग गवर्नमेंट या मुश्तबा ख़ामनाई की तरफ से आएगा, पासदाराने इंक़िलाब की तरफ से। अगर कोई ऐसा बयान आएगा तो यकीनन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ऑलराइट। जहाँ तक इसके बारे में कयास, सराइयाँ और रूमर्स का ताल्लुक है तो उसका एक तो हम जो हमारी इनटेक होती है वो सारी की सारी वही एक्सप्लॉयटेशन वाली वेस्टर्न मीडिया की है। हम रॉयटर पढ़ रहे हैं, एक्सियोस पढ़ रहे हैं, हम वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है पढ़ते हैं। तो जब हमारी इनटेक वो है तो फिर हम किसी चीज़ के बारे में बात कैसे कर सकते हैं? तो इसकी सारी परसेप्शन ही जो है वो बिल्कुल गलत ली जा रही है कि 3 मुल्क इकट्ठे हो गए हैं और वो अपनी ताकत का इज़हार करने लगे हैं। इसके अगर आपने डॉट कनेक्ट करने हैं तो ये चाइना का जो इंडिविजिबल सिक्योरिटी का मॉडल है, इसकी बेसिस आपको वहां से मिल जाती हैं। और ये 3 ममालिक फ्रंट पे होंगे जरूर यूरो एशिया पूरा कवर करने के लिए। एक के पास इक्तिसादी ताकत है, एक की डिफेंस प्रोडक्शन है, हमारे पास बहुत ज्यादा मिलिट्री बैटल हार्डेंड आर्मी है, कि कैपेसिटी है, पॉलिटिकल विल है। लेकिन ये मुआहदा इस रीजन के एक इंडिजिनस सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए है। ये उसकी पहली ईंट है। और मैं बारहा ये कह चुकी हूँ कि हमारे इस रीजन के अंदर हमारे रीजनल प्रॉब्लम्स के लिए एक रीजनल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क होना चाहिए और उसके अंदर कोई मुल्क भी जो है जो कि पीसफुली रहना चाहेगा वो उसका हिस्सा बनेगा ही बनेगा। और नहीं बनेगा अगर ऑफिशियली तो ये 3 मुल्क जो हैं उसकी जिम्मेदारी फिर उनको, क्योंकि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं रीजन में पीस की, सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की। तो उसमें फिर जो ऑड वन या आउटलायर्स होंगे उनको किसी ना किसी तरीके से मिटिगेट किया जाएगा। और ईरान इसका ऑफिशियली पार्ट रहे या ना रहे, ईरान की सिक्योरिटी के लिए ही तो एज अ प्रीकर्सर ईरान ही तो इस्तेमाल हुआ है। जब गल्फ को ये समझ आई है हमारी सिक्योरिटी जो है वो नहीं मेंटेन की जा सकती, जब हमें समझ आई है कि अब बहुत बड़ा वैक्यूम बनने वाला है, वेस्टर्न हेजमनी सूनर लेटर यहाँ से जाने वाली है, तो उस वैक्यूम को नॉन स्टेट एक्टर्स फिल करेंगे, हमारे एडवर्सरी फिल कर लेंगे, जिनकी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन ही एसिमेट्रिकल वॉर है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। Indeed. तो उनको हमने ये जगह नहीं लेने देनी। लेकिन इसके पीछे जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है वो चाइना का है, बैक्ड बाय रशिया। सो इट्स नॉट अ मुस्लिम नेटो। ये मुस्लिम उम्मा के लिए सिर्फ नहीं है, सिर्फ मुसलमान इसकी ठेकेदारी पे नहीं होंगे। इट्स अ फ्रेमवर्क, ये ब्लूप्रिंट है एक फ्रेमवर्क का, जिसके अंदर सुनने में आ रहा है कि इजिप्ट जो है ऑफिशियली शामिल हो जाएगा। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये ऑफेंसिव नहीं है, इट्स जस्ट फॉर डिफेंस। और जो हमारे यहाँ के प्रॉब्लम है, जैसे इस वक्त यमन का मसला है, जैसे गजा का मसला है, जैसे हमारा कश्मीर का मसला है, खालिस्तान का मसला है, वो खालिस्तानी बाहर चीखते फिर रहे हैं, ईरान के ऊपर जंग लगी हुई है, तो हमें बाहर के थानेदार हमारे मसले नहीं हल कर पाए, 50 सालों से नहीं कर पाए। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए हैं हमारे मसले हल करने के लिए। तो चाइना का विजन अगर हम इसमें से माइनस करें तो फिर हमें लगता है कि 3 ताकतवर मुल्क जो हैं यकीनन किसी के खिलाफ जो है वो पैक बना के बैठ गए हैं और ये तीनों रॉटवाइलर, अब पता नहीं कौन सा चुहावा इनके कब्जे में आने वाला है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है डॉक्टर शाजिया, कच्चे कलामी के साथ बहुत अच्छा एनालाइज किया आपने। लेकिन इसके साथ साथ एक खदशा है, जाहिर हमने हमेशा आपसे जब ये वॉर लगी है और सारा कुछ हुआ, हम आपसे बार बार इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं और आज भी करते हैं कि जाहिर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बिलखुसूस ये कह रहे हैं कि भाई अब हम वॉर जोन के उस कंडीशंस में नहीं है। जेडी वांस भी इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं और जाहिर बाकी लोग भी उनके खारजा उमूर के। लेकिन आपको भी अच्छी तरह पता है कि डोनाल्ड ट्रंप, आज की ही खबर है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो इजरायली वजीर आजम है नेतन्याहू, उन्होंने जो पीस वर्क बना था, ये जो पूरा उसके अंदर गाजा के अंदर जिस तरह से फ्रेम हुआ था चीजें, उसको पूरी तरह से उन्होंने कहा मुस्तरद कर दिया। यानी नेतन्याहू उसको मानने से इनकार कर रहा है। इसके फिर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इन शॉर्ट में ये पूछना चाहती हूँ कि इफ द थिंग्स विल बी चेंज, लाइक कि अगर ये वॉर का दोबारा कंडीशंस पर आ जाता है और अमेरिका दोबारा स्ट्राइक करता है ईरान को, सो हमने माजी में देखा कि ईरान ने उसकी रिटेलिएशन के अंदर गल्फ ममालिक थे जिनको निशाना बनाया। अब जब ये मुआहदा हो गया है तो अगर ये हालत दोबारा वैसे आ जाती है और ईरान दोबारा रिटेलिएशन कंडीशन पर आता है, सो व्हाट विल गोना हैपन?
ये सबसे बड़ा सवाल है। आई मीन दिस इज द राइट क्वेश्चन। ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। कि मायदा तो हो गया और गल्फ ने अपनी सिक्योरिटी के लिए इवन तुर्की को भी इन्वॉल्व कर लिया, और बात भी हम ये कर रहे हैं कि हम प्रॉब्लम्स को कंसल्टेशन से और मीडिएशन से हल करेंगे। लेकिन अगर ईरान पे हमले हो रहे हैं तो दैट्स नॉट मीडिएशन एंड कंसल्टेशन, वो तो फिर आपको उसका जवाब देता हुआ दिखाई देगा। तो बिहाइंड क्लोज डोर बहुत से काम हो रहे हैं। जैसे स्टेट ऑफ होर्मुज एक लिंचपिन है, तो ओमान और ईरान के दरमियान उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान जो है उनका आपस में उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो जारी है। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर अमेरिका हमले करता है तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल चेंज है। और ईरान जो है वो गल्फ के ऊपर अगर अटैक करता है तो ईरान अपने आप को डिप्लोमेटिकली बहुत आइसोलेट करेगा, जहां वो इन तीनों की पोजीशन को बहुत ऑकवर्ड कर देगा रियलिस्टिकली। वहां अपने आप को फिर बहुत डिसाइसिवली एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल लेगा कि देखें, ईरान को चाइना ने, रशिया ने बहुत हेल्प की है, नो डाउट, और वो उसको बचाने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल और डिप्लोमेटिक अपना कैपिटल खर्च कर रहे हैं। अगर ईरान उनकी भी नहीं सुनता और इस जंग को इसी तरह से आगे बढ़ाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो इनका विजन है, जो यहाँ पे चाइना का विजन है, वो तो आगे नहीं चल सकता। उनका इंडिविजिबल सिक्योरिटी तो किसी साइड पे रह जाएगा और हम फिर दोबारा से उन्हीं पॉकेट्स में आपस में लड़ते रह जाएंगे। तो मेरी अपना परसेप्शन ये है कि ट्रंप जो है अगर हमला करने की तरफ आते ही हैं तो सबसे पहले फिर पाकिस्तान अपना मीडिएटरी रोल अदा करेगा और तुर्की जो कि ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, और इन हमलों को किसी ना किसी तरीके से रोका जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं रुकते तो इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग होगी कि फिर उसकी रिटेलिएशन को किस तरह से हमने हैंडल करना है, क्योंकि ये चीजें दिनों में नहीं होती हैं। इनके पीछे काफी 1-2 साल जो है इनके ऊपर पेपर वर्क हो रहा होता है, ये एकदम से हमें पता चलता है। और जो लोग इस तरह के फैसले कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स उनके दिमाग में सबसे पहली बात ये होगी कि अगर गल्फ को बचाने के लिए इसको सबसे पहले इन 3 ममालिक ने ये डिसीजन लिया है, तो अब ईरान जो है वो गल्फ को पर अगर अटैक करेगा तो हमारी पोजीशन क्या होगी? क्या हम तीनों मिलकर ईरान पे अटैक कर देंगे? और ये आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है कि नहीं, ना ही ईरान हमले इस तरह से करेगा, ना ही ईरान पे इस तरह से हमले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करने के वक्त देने के लिए। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मक्का मुआहिदा बार बार जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि एक तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में देख रहे होते हैं, चाहे अखबार हों, जराइद हों, तबसरे हों, तज्जिए हों, सो हर चीज़ को फिर उसी पैरामीटर्स में उसको चेक करते हैं या अपनी चेकिंग लगाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ को स्टडी करना और डीप डाउन समझना भी बहुत ज़रूरी है। मिडल ईस्ट के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स किए हैं, सो अब सूरत हाल बहुत हद तक हमें ये समझ आना शुरू हो चुकी है कि ये सब कुछ अगर ब्लॉक भी बन रहा है, मुस्लिम उम्मा का खाली ब्लॉक है या बाकी और सारे जैसे रशिया है, जैसे चाइना की अभी डॉक्टर साहब बात कर रही थी, सो उनके भी इंटरेस्ट हैं। और इस खित्ते के अंदर बहरहाल चाइना एक अहमियत का हामिल मुल्क है और वो अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ों को काम डाउन करवाने के कंडीशंस पर भी है और साथ साथ जो सिफारतकारी वाला एलिमेंट है उसको भी चलाना चाहता है, लेकिन जंग के जो मामलात हैं उसमें अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। लेकिन कैसे? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। साबिक सिफारतकार इमरान अली चौधरी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जरा उनसे तबसरा जानते हैं कि बहैसियत साबिक सिफारतकार वो मक्का मुआहिदे को किस हवाले से देखते हैं, उस पर क्या तबसरा रखते हैं और इसके क्या असरात देख रहे हैं। इमरान अली साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसा फरमाइएगा कि आपके तबसरे में ये मक्का मुआहिदा जिस पर ज़ाहिर गुफ्तगू बहुत हो रही है अब, किस नौइयत का हामिल है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे खित्ते पर? जी अहम मुआहिदा है, अगर कि इसकी डिटेल्स अभी हमें पूरी मालूम नहीं है, लेकिन ये तीनों इस्लामिक दुनिया के ईरान के बाद सबसे ताकतवर तौर पे भी, तारीखी तौर पे भी, तो बहुत अच्छी बात है कि इस्लामी दुनिया के 3 ममालिक ने इकट्ठे होने का फैसला किया है और सिर्फ कागजी कार्रवाइयों पे और OIC और GCC और इस तरह की चीज़ों के अलावा एक मिलिट्री अलायंस कायम किया है। ये इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, इमरान साहब पर ये भी फरमा दें कि ज़ाहिर ये तो एक अहम तरीन मुआहिदा है जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन ईरान के एक पार्लियामेंटेरियन की जानिब से
जब ये कहा गया कि एक कागजी ही मुआहदा है, फिर तुर्किया के वजीर खारजा ने कहा कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, और फिर ज़ाहिर पाकिस्तान भी बार बार इस जानिब यही कह रहा है। क्या इस मुआहदे के अंदर आप समझते हैं मुस्तकबिल करीब में ईरान को भी विंडो मिलेगी और ईरान भी इस मुआहदे का हिस्सा बन सकता है या बनाया जाना चाहिए? एक्चुअली जी ईरान वाले ठीक कह रहे हैं। अगर आपने यहाँ एक मुआहदा करना था एक यहाँ अमन के लिए, और आप जितना मर्जी कहते रहें कि ये ईरान के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आपने ईरान को एक्सक्लूड किया है तो ईरान में शकूक शबात जरूर होंगे कि ये अमेरिका के कहने पे सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इन दोनों ममालिक ने किया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान को हम इसलिए ये तीनों ममालिक ऐड नहीं कर सकते कि इन तीनों ममालिक को जो अमेरिका के साथ इनकी रिलेशनशिप है वो उसको बहुत अहमियत देते हैं, तो इसलिए वो ईरान को शामिल नहीं कर सकते। उम्मीद ये करनी चाहिए या लेसन ये लेना चाहिए कि अगर ईरान अमन के रास्ते पे चल पड़े, अभी भी ईरान में बड़े डाउट्स हैं अपना हुर्मुज़ के ऊपर एग्रीमेंट के बावजूद, कि अगर ईरान अमन के रास्ते पर चल पड़े, और पहले भी ईरान राइट साइड पे है, लेकिन अगर डिस्कशंस आगे चल पड़े तो इन तीनों ममालिक में इतना करेज होना चाहिए कि वो अमेरिका को कहें कि जी अगर आप इस खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं तो आप ईरान को शामिल करें। अगर ईरान इस मुआहदे में शामिल होता है तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि बहुत पायदार अमन की तरफ हम जा सकते हैं। अच्छा चौधरी साहब, जाहिर है जब आप ये तबसरा फरमा रहे हैं तो फिर इसमें ये सवाल उभरता है कि पाकिस्तान की, मैं बार बार जब इस तरह के प्रोग्राम्स करती हूँ तो कहती हूँ कि एक अच्छी पोजीशन है, और जाहिर है अभी जो मुआहदा हुआ था उसमें भी पाकिस्तान ने एक बड़ा प्राइम रोल अदा किया और बेहतर मुआहदा तश्कील देने की बहरहाल हमने कोशिश की, गो कि जाहिर उसकी वायलेशन दोनों जानिब से हुई है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान कितनी मैं कह सकती हूँ माइलेज लेगा या सिफारतकारी में डोनाल्ड ट्रंप को कायल करने में कामयाब होता है कि अगर आप इस पूरे रीजन के अंदर पीस चाहते हैं तो बहरहाल ईरान एक बड़ा स्टेक होल्डर है और हमें उसको देर बाद कहना चाहिए जल्दी, लेकिन बहरहाल इस मुआहदे का हमें किसी हद तक उसको हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपको ये पॉसिबिलिटी नजर आती है कि एंगेज कर सकेगा पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को, उनके रिजीम को? देखें, पाकिस्तान को एक तो डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करना पड़ेगा, दूसरा अगरचे सऊदी अरेबिया और ईरान के ताल्लुकात इस जंग से पहले बहुत बेहतर हो गए थे, लेकिन सऊदी अरेबिया को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि देखें आप मान जाएं, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान इन तीनों ममालिक में, तुर्किया भी जी, दोनों कोशिश करें तो कन्विंस कर सकते हैं। अच्छा। तुर्की के ताल्लुकात अच्छे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन इतने अच्छे नहीं है जितने पाकिस्तान के हैं। तो सऊदी अरेबिया को कन्विंस करना पड़ेगा पाकिस्तान को कि देखें, अगर आप ने परसीव किया है ईरान को दुश्मनी परसीव किया हो, लेकिन अगर वो एक मुआहदे में आ रहा है और कोई आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है उसके साथ, जिस तरह फर्ज करें आप पाकिस्तान इंडिया का कश्मीर पे ले लें या और कुछ ले लें, तो आप बेहतर है कि आए, उनको आने दें और वो लास्टिंग पीस हो जाएगा। तो लेकिन फिर पाकिस्तान की भी वल्नरेबिलिटीज हैं, अमेरिका के साथ भी और बाकियों के साथ भी, लेकिन पाकिस्तान इस पोजीशन में शायद जैसे जैसे अमन की तरफ जाएंगे इस पोजीशन में हो जाएगा। लेकिन ईरान की बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि इन प्रिंसिपल हम ईरान की बात को डिनाई नहीं कर सकते। जो ईरान की बात ठीक नहीं है वो ये है कि प्रोफेसर मरांडी हो गए या कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए, वो पाकिस्तान को अननेसेसरीली कभी एक तरफ से क्रिटिसाइज करते रहते। भाई जो एमओयू पाकिस्तान ने बनाया था, पाकिस्तान की मदद से बना था, वो तमाम दुनिया कहती है कि प्रो इरानियन था, तो फिर आप पाकिस्तान को प्रो अमेरिकन इस टिल्ट के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। आई थिंक दे शुड बी फेयर टुवर्ड्स पाकिस्तान। एब्सोल्युटली राइट। इमरान अली चौधरी साहब, ये फरमाइएगा ना फिर कि देखिए अब ये मक्का मुआहदा जिस हद तक डिबेट हो रहा है उसमें फिर सवाल भी हो रहे हैं, और ये सवाल बहुत प्राइम हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कुछ सुबह कहते हैं वो रात में नहीं होता, और जो रात को कहते हैं वो सुबह नहीं हो रहा होता। इस वक्त जाहिर है वो ये नहीं कह रहे कि हम दोबारा ईरान को अटैक करना चाहते हैं। जेडी वंस का बयान, अभी मैं बात करी थी डॉक्टर शाज़िया अनवर साहिबा से भी,
सो वो नहीं कह रहे कि हम दोबारा किसी वॉर जोन में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर ऐसा दोबारा हो ही जाता है और दोबारा ये जंग शुरू हो जाती है, सो जाहिर है ये जो दिफाई मुआहदा है, हमने देखा था, अभी मैं ये बार बार कह रही हूँ कि ईरान ने कुछ गल्फ कंट्रीज को भी जहां पर अमेरिकन अड्डे मौजूद थे उनको निशाना बनाया। क्या आपको लगता है कि अगर ये दोबारा सिचुएशन क्रिएट हो गई खुदा न खास्ता, सो फिर इस मुआहदे को आप कैसे समझते हैं कि ये कैसे एक्टिवेट होगा? क्योंकि मैंने किसी से बात की थी इस मामले पर आज से पहले, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट ईयर में ही आपके वो लोग कमांडिंग पोजीशन पर आ जाएं जिनके साथ आपका मुआहदा हुआ हो। वहां की अपनी जो मिलिट्रीज हैं, वहां के अपने जो लोग हैं, वो पहले इसका जवाब देते हैं अगर किसी मुल्क के ऊपर हमला होता है। तो इस सूरत में आप क्या समझते हैं कि इस मुआहदे के अंदर रहते हुए ये एक्टिवेशन हो जाएगी या फिर सिफारतकारी को इसमें भी गुंजाइश इसके लिए मौजूद है? नहीं, इस तरह नहीं है। अच्छा। ये जिस किसी ने आपको कहा है वो पेपर की रीडिंग कर रहे हैं। ये जो नेटो का क्लॉज 5 है जिसको तकरीबन नकल किया गया है सऊदी अरेबिया के मुआहदे में भी और इस ट्रायलैटरल मुआहदे में भी, इसमें अगरचे लिखा हुआ तो यही होता है कि एन अटैक ऑन वन वुड बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन अदर्स। यहाँ बात रुक जाती है, ये नहीं लिखा होता कि इट वुड बी रिटेलिएटेड बाय ऑल थ्री। उसके बाद पॉज लेते हैं तीनों, उसके बाद देखते हैं इसके फर्दर क्या इम्प्लीकेशंस होंगी इसकी, फिर एक लास्ट गैस डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन को चांस देते हैं और उसके बाद कई दफा मदद करते हैं, कई दफा अटैक करते हैं। सारी ऑप्शंस ओपन होती है, लेकिन यूजुअली ये होता है कि वो मदद करते हैं, ये नहीं कि चढ़ दौड़ते। और स्पेशली ये इन तीनों ममालिक को मेरा ख्याल है मैच्योरिटी के साथ और अक्ल के साथ आगे चलना चाहिए। लेकिन ये है कि ईरान के ऊपर या इजराइल के ऊपर या भारत के ऊपर पाकिस्तान के केस में अब वो इस बात को कंसिडर जरूर करेंगे अटैक करने से पहले कि देखो यार इन तीनों की तो अलायंस है, अलायंस ऑपरेटिव हो जाएगी और फिर कुछ भी हो सकता है। तो एक डिटरेंस की कैफियत जरूर होती है। अच्छा, लास्टली इमरान साहब, मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी दोबारा इसरार के साथ कि ये तो पोजीशन आपने बताई हमें इस मुआहदे के हवाले से, लेकिन फिर भी जो बात कही जा रही है कि अगर ईरान इस मुआहदे का हिस्सा बनेगा तो फिर ज़ाहिर है कुछ खास टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ होगा। गल्फ कंट्रीज के अपने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फिर जाहिर है हम चाहे माने ना माने, लेकिन एक हेजमनी रखता है अमेरिका, और उसने यहाँ पर अपना आयला बनाने की कोशिश की इंडिया को, वो उसमें नहीं उस तरह से चीजें बन सकी। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी मिडिल ईस्ट के अंदर बहरहाल अगर कोई टर्मोइल आता है, तो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान तो अब इस दफाई मुआहदे में साथ हैं, लेकिन बाकी सारे ममालिक को भी आहिस्ता आहिस्ता इस पोजीशनिंग में आना पड़ेगा और ईरान को भी जल्द या देर, जैसे मैं कह रही हूं, बहरहाल इस मुआहदे का हिस्सा बनाया जा सकता है। आपको मसला यहाँ ये है कि अमेरिका की जो नियत है ईरान के लिए, उसमें बहुत बहुत बड़े डाउट्स हैं, और जो उनकी अभी बैकफुट पे है ज़ायनिस्ट लॉबी, जूइश लॉबी बहुत सख्त बैकफुट पे है इतना, और इसमें गाजा के तमाम सिविलियंस जिन्होंने शहादत दी उनका खून शामिल है, तब जाके ये बैकफुट पे आए हैं। बैकफुट पे तो है, लेकिन इंटरनली अभी भी इलेक्शंस को वो करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जो मिशिगन में जो रिवर्स हुआ है पैक को, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। लेकिन आज अभी जब आपके प्रोग्राम से पहले मैं चीजें देख रहा था, इजराइल ने ट्रंप के पीस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और गाजा के लिए स्पेशली पीस प्लान को, जो बोर्ड ऑफ पीस का, जिसका पाकिस्तान इतने रिस्क के साथ मेंबर बना था, तो इजराइल को आपको बाय फोर्स अमेरिका को क्वार्टन करना पड़ेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि वो तैयार है अभी इस वक्त। वेल, थैंक यू वेरी मच इमरान अली चौधरी साहब कि आपने अपना कीमती वक्त। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।